त्रिपाठी जी भी 11 बजे तक जुड़ जाएंगे। जी जी जी। और सर्वप्रथम मैं तो अपने भीमचंद नौटियाल साहब का जो है स्वागत करता हूं कि उन्होंने हाँ अपना कीमती जी। समय निकाल के और आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आपका नमस्कार स्वागत है सर। जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी सभी को हमारा नमस्कार। आदरणीय टंडन जी को नमस्कार। जी शुक्ला सर नमस्कार। हाँ तो अभिनंदन साहब बोल चुके हैं। अच्छा भाई साहब आपको हार्दिक नंदन साहब को भी मेरा प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर मैं अनुमति चाहूंगी इसे प्रारंभ करने की प्रोफेसर नौटियाल जी। हाँ, किया जाएगा। जी धन्यवाद सर। या सीमांत प्रदेश उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में बसा गढ़वाल विश्वविद्यालय इस पर्वतीय भूमि का सर्वोच्च शिक्षा केंद्र है। इस शिक्षा केंद्र की कमान जिन अनुशासित हाथों में है, ऐसी ऊर्जावान एवं सौम्य व्यक्तित्व की धनी विवेकशील विदुषी एवं हमारी संरक्षक माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत भी करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की। आज हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर मोहन चंद्र नौटियाल जी, उच्च शिखरीय पादप कार्यकारिणी शोध संस्थान के निदेशक, विभागाध्यक्ष और कार्यवाहक कुलपति आज हमारे बीच हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन एवं करबद्ध प्रणाम करके आपका स्वागत करती हूं सर, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में मुझे इतना समय दिया। हमारे विद्वान वक्ताओं में परम श्रद्धेय प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, दिल्ली विश्वविद्यालय, परम आदरणीय शुक्ल जी जो नॉर्वे में हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, यूजीसी के संयुक्त सचिव आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, उत्तराखंड भाषा संस्थान के विद्वान सदस्य डॉक्टर सुशील कोटनाला जी और हमारे विश्वविद्यालय के बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी और हमारे कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी जी, राजभाषा के कार्यों में समन्वयन हेतु हमारे ऊर्जावान कुल सचिव उप कुल सचिव डॉक्टर संजय ध्यानी जी का मैं आज इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी संकायाध्यक्षों, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, मैं शुरू कर दिया है, शुरू हो गया। मुख्य नियंता, परीक्षा नियंत्रक, हमारे परिसरों के परिसर निदेशक, सम्मानित शिक्षक वर्ग, सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, सम्मानित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी और समस्त पत्रकार बंधु और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर गुड्डी बिष्ट, समन्वयक राजभाषा प्रकोष्ठ, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिंदी दिवस समारोह के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज हम इस आभासी मंच पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, ये गौरव का विषय है। जैसा कि मेरे विद्वान साथी जानते हैं कि आज वह पावन अवसर है जब हम संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया की राजभाषा, जिसके लिए संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज टर्म का इस्तेमाल किया गया है, को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाते रहे हैं। आज संविधान की धारा 343 से 351 तक हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दर्शन हिंदी के प्रति रखा था, वह आज के इस पावन अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि वो दर्शन भारतीय भाषाओं में
दिखना चाहिए और आगे दिखना होगा। उनकी मनसा के अनुरूप हम आगे बढ़ तो रहे हैं, किंतु थोड़ा सा कुछ और आगे की बढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगी कि हिंदी का जो उत्स है वो है संस्कृत। संस्कृत एवं अन्य यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी हो या जर्मन हो, सबका उत्स एक ही है। इसीलिए भाषिक परिवारों में से भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। इन सबका मूल स्रोत एक ही है। एक तो संदर्भ हो गया भारोपीय भाषा परिवार, मतलब कि कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हमसे जुड़ सकती हैं और हम उनको कैसे, हिंदी कैसे उनकी संवाहक बने, ये मैं बताना चाहूंगी। दूसरा संदर्भ यह है कि जो हमारे संविधान वेता कहते थे कि हिंदी भारतीय भाषाओं की वाहक बने, मतलब उनको ले जाने वाली वो बने, अर्थात वो उतनी समर्थ हो कि अन्य भाषाओं का वो जो भार भी संभाले और उनको भी आगे बढ़ाए। इसी क्रम में हमारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा विभाग है और उसके तहत हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इसी भांति गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी हिंदी तथा भारतीय भाषा विभाग है। तो मुझे लगता है कि हमें दोनों स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। एक तो भारोपीय भाषा परिवार, जितने भी अन्य भाषाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई है, और उसके संदर्भ में हम हिंदी को कैसे देखते हैं और हम इन भाषाओं के साथ आगे कैसे बढ़ें। हमें सभी भाषाओं को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन हिंदी इसकी वाहक बने, इसकी ध्वजा फहराए, हिंदी उस पंक्ति में सबसे आगे हो, यह प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। और दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं के साथ आगे बढ़ते हुए उनके साहित्य का भी हमें अध्ययन करना होगा। क्या हम हिंदी को संवाहक बना पा रहे हैं? ये प्रश्न है हिंदी दिवस के लिए हमारे लिए। गौरतलब है कि हिंदी वो संघीय स्थल है जो भारोपीय एवं भारतीय भाषाओं पर भारोपीय और भारतीय भाषाओं दोनों की क्या है, संवाहक है और आगे बनेगी। इस दिशा में मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी कि बार बार यह दिवस याद दिलाता है कि हम हमारे संविधान निर्माताओं की मनसा पर, उनकी जो मनसा थी हिंदी के प्रति, उसके अनुरूप हिंदी साहित्य एवं उसके समकक्ष भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है, हिंदी का जो दर्शन है और भारतीय भाषाओं का जो दर्शन है, उसको जोड़ें और उसको लेके हम आगे बढ़ें। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि भारोपीय भाषाओं को भी इसमें शामिल कर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हिंदी की प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता को एक विस्तृत नजरिया डालकर इस अवसर पर हम चिंतन और मनन कर सकते हैं और करने की आवश्यकता भी है। मैं इसीलिए बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि हिंदी दिवस है। आज हमें ये भी समीक्षा करनी होगी कि हिंदी में हम कहाँ तक आगे बढ़े और हम जहाँ तक हैं उससे आगे हमें क्या करना है, यह भी एक समीक्षा का विषय आज होना चाहिए। दूसरी, भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है वह है धर्मनिरपेक्षता। अगर कोई भाषा उसकी वास्तविक संवाहक है तो मुझे आज यह कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वह हिंदी ही है। संविधान की जो मूल अवधारणा है हमारे संविधान की, वह है धर्मनिरपेक्षता, और उस धर्मनिरपेक्षता को जो कायम कर रही है वह है हिंदी। और चाहे जायसी से लेकर हम रशकान तक जाएं और तथा आगे भी बढ़े, राही मसूम राजा तक हम बढ़े, तो हिंदी कभी किसी खास धर्म, खास वर्ग, खास जाति तक सीमित कभी नहीं रही। इसके रचनाकार एवं रचना जो इसकी सामग्री थी, जो इसका कंटेंट है, दोनों ही स्तरों पर वास्तविक रूप से हिंदी धर्मनिरपेक्षता की जो मूल अवधारणा है उसकी संवाहक बनी है, उसकी संवाहक दिखती है, लगती है। हमें इस दिशा में आज के दिन यह प्रयास करना होगा
कि संविधान निर्माताओं ने जो हमारे लिए मानक तय किए हैं, हम उनके अनुरूप कितना आगे बढ़े, यह भी समीक्षा का विषय है। और हम किस पायदान पर खड़े हैं, समीक्षा का दिन आज होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर यह भी रखना चाहूँगी कि जब मैं हिंदी के उज्जवल पक्ष पर निगाह डालती हूँ तो मुझे बेहद फक्र होता है और उत्साह भी जगता है कि हिंदी ने मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में अपने को बड़ी शिद्दत के साथ खड़ा किया। आप सभी विज्ञजन हैं और परम विद्वान हैं, तो मैं ये बात रख रही हूँ कि हिंदी ने जो मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में अपने को बड़ी शिद्दत के साथ जो रखा है, ये आप जानते हैं, आप सुधी जन हैं। और इसमें हिंदी अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी सामासिकता से, अपनी पूरी बहुलवादिता के कारण आज अग्रगामी बनी हुई है, अथवा यूं कहें कि इसको लीड कर रही है। इस पूरे को हिंदी लीड कर रही है। आज चाहे मनोरंजन उद्योग हो अथवा मीडिया उद्योग, उसमें हिंदी को न जाने, हिंदी को जाने, पढ़े और समझे बिना इन उद्योगों में कोई भी युवा सफल नहीं हो सकता है। हमारे भारतीय युवाओं को जो अवसर मिल रहे हैं और जो अच्छी हिंदी जानते, बोलते और समझते हैं, उनके लिए इन उद्योगों में रास्ते खुले हैं। आज हिंदी का जो दौर चल रहा है, उसे देखें तो मात्र कवि सम्मेलनों में भाग लेने वाले कवि भी आयकर भरते हैं अपना। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी का एक सुखद पक्ष है और हिंदी की एक सार्थकता भी है। मनोरंजन और मीडिया की मैंने बात की, तो इससे हटकर अगर हम देखें तो राजनीतिक पक्ष को मैं थोड़ा लेना चाहूंगी कि राजनीतिक पक्ष को अगर हम देखते हैं तो किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से आप पूछिए, आप बात करें, तो उसका यही नजरिया होगा कि राजनीति में भी अगर आपको सफल होना है, भारतीय राजनीति में अगर आपको सफल होना है, तो आपकी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन सिस्टम और बहुत ताकतवर होना चाहिए। और उसके लिए भाषा पर आपकी पकड़, और भाषा भी कौन सी? हिंदी पर आपकी कितनी पकड़ है, वो उससे देखने से पता चलता है। भारतीय राजनीति में आज जो जितने भी सफल नेता हैं, उनकी सफलता की कहानी अगर भाषा विज्ञान के नजरिए से देखी जाए तो उसमें भाषा पर उनकी पकड़ और उनकी संप्रेषणीयता, जो कि अच्छी हिंदी से ही संभव हुई है, वो उनका सबसे बड़ा कारण है। कई बार मन में सुझाव आता है और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अथवा अन्य विभाग इसलिए मैं कहना चाहूँगी क्योंकि हिंदी अब विज्ञान विषयों के लिए भी और संपूर्ण विषयों के लिए एक MIL का जो पेपर होता है, सभी के लिए अनिवार्य हो गई है। अब जो सेमेस्टर सिस्टम हमारा चल रहा है, तो उसके लिए क्या हम एक विश्वविद्यालय स्तर पर एक सप्लाई चेन का एक निर्माण कर सकते हैं। और हिंदी के अलावा अन्य विभाग, इसलिए कि विश्वविद्यालय के अन्य सभी ब्रांचों में यह है, अन्य भी हिंदी के अलावा जो अन्य भी जो विषय हैं या अन्य भी जो विभाग हैं, वो नए पाठ्यक्रम के तहत वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। क्या हम विश्वविद्यालय से उद्योग के लिए एक योग्य पेशेवर तैयार कर सकते हैं? यह भी आज समीक्षा का विषय है। क्या कर सकते हैं? और मैं कहना चाहूँगी और सोचती हूँ, इस बारे में मंथन करती हूँ कि हम कर सकते हैं। हम उन्हें एक बेहतरीन हिंदी सिखाकर, हिंदी के जो व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं उन्हें सिखाकर उनको एक सप्लाई चेन जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों से उद्योगों हेतु तैयार हो, ऐसा मेरा विचार है। जहाँ एक हम अच्छी हिंदी बोलने, समझने, सुनने और उसको कैसे प्रयोग में लाना है, इस पर भी मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अच्छी हिंदी की समझ, अच्छी हिंदी की बूझ
उनकी लेखन क्षमताएं और उनके रचनात्मक कौशल एवं उनको बढ़ावा देकर एक उम्दा कलाकार, एक उम्दा क्या है, जो विशेषज्ञ है, उसे हम तैयार कर सकते हैं, हम उसकी उपज कर सकते हैं, हम उसको उत्पाद कर सकते हैं उसका, और हम क्रिएटर बन सकते हैं और हम भेज सकते हैं उसे कहाँ, फिर उद्योगों में। तो ऐसा मेरा विचार है, इसमें हम भविष्य पर काम करेंगे, ये मेरी सोच है। नई शिक्षा नीति भी मातृभाषाओं के शिक्षण की बात करती है। मातृभाषाओं में शिक्षण एक स्वागत योग्य कदम है। सभी शिक्षा शास्त्री एक मत हैं कि मातृभाषाओं में जो शिक्षण होगा वह बालक और अध्ययन की सामग्री के बीच का क्या होगा, बाधा को खत्म करेगा। मातृभाषा का जो अध्ययन होगा वो छात्र और वो सामग्री जो होगी पढ़ाई की, उसके बीच का जो क्या होगा, बाधा होगी, उसको खत्म करेगा। कौन? मातृभाषा। तो है, वरना भाषा तो बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। और मैं कहना चाहूंगी विशेष रूप से इस अवसर पर कि अंग्रेजी का अध्ययन आवश्यक है। अंग्रेजी का अध्ययन आवश्यक तो है, परंतु अंग्रेजी में अध्ययन हो यह तर्क ठीक नहीं। अंग्रेजी का अध्ययन आवश्यक है, पर अंग्रेजी में अध्ययन हो यह तर्क कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, चाहे आप इसे तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, उर्दू, किसी में भी पढ़े, किसी भी भाषा में आप इसे पढ़ें और पढ़ाएं, सामग्री तो एक ही रहेगी, कंटेंट तो एक ही रहेगा। और वो हमारी मातृभाषा में हमें पढ़ाया जाए तो अधिगम करने में हमारे और सामग्री के बीच में जो बढ़ावा है, जो हमारे बीच में दूरी है, वो एकदम खत्म हो जाएगी। और हम एक मौलिक कलाकार है, जो मौलिक क्या है, हमारे छात्र के अंदर एक मौलिकता आएगी, वो स्वयं ही उसे उपजाएगा अपने अंतर मन से, अपने शरीर से, अपने रक्त से, क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा में है। वो तो जो भाषा की जो बाधा होती है वो बहुत दूर विद्यार्थी को ले जाती है, परंतु महत्वपूर्ण है बच्चे द्वारा उसे आत्मसात करना। और आत्मसात वो तभी करता है जब वह उसको समझता है। और मैं मातृभाषा की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर मातृभाषा में शिक्षण होगा तो बच्चे की मौलिकता बरकरार रहेगी। नई शिक्षा नीति इस हेतु एक स्वागत योग्य कदम है। और आज हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने गणमान्य वक्ताओं, विद्वान वक्ताओं का पुनः स्वागत करते हुए प्रोफेसर MC नौटियाल जी से निवेदन करूंगी कि वे इस आभासी मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ एवं गणमान्य विद्वान वक्ताओं का स्वागत करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करेंगे। किंतु मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जरा सा मैं प्रोफेसर मोहन चंद्र नौटियाल जी, जो हमारे बहुत विद्वान वैज्ञानिक हैं, उनके संदर्भ में मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि आप उच्च शिखरीय पादप कार्य की शोध केंद्र में हैप्रिक में आप विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर नौटियाल जी का हिमालयी क्षेत्र की औषधियों, पादपों के विकास और संवर्धन एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। आपने उच्च क्षेत्र औषधीय पादपों के कृषिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हुए हिमालयी क्षेत्र के किसानों की आजीविका के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रोफेसर नौटियाल जी द्वारा पर्यावरण बदलाव और इसके हिमालयी पादपों के प्रभाव पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने कई हिमालयी जड़ी बूटियों के कृषिकरण की भी तकनीक को विकसित करके किसानों तक पहुंचाया है। आपका बहुत लंबा अनुभव है सर, 30 वर्षों का अध्यापन अनुभव और शोध अनुभव है। प्रशासनिक दायित्व तो भी आप पे बहुत बड़े बड़े हैं। निदेशक आप रहे हैं, संकाय अध्यक्ष आप रहे हैं, कार्य परिषद के मनोनीत सदस्य आप रहे हैं।
और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं के आप मनोनीत सदस्य हैं। 16 से अधिक आपके शोधार्थी आपके निर्देशन में कार्य कर चुके हैं। 14 से अधिक आपके अनुसंधान परियोजनाएं जो आप उनको पूरा कर चुके हैं और 3 आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। 103 अंतर्राष्ट्रीय एवं 33 राष्ट्रीय शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं। और मैं ऐसे परम विशेषज्ञ, ऐसे विद्वान गुरु का आज संरक्षण पा रही हूँ और आप हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ सर कि आप हमारे बीच हैं और मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे विद्वान वक्ताओं का स्वागत करके अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें प्रोफेसर नौटियाल। धन्यवाद मैडम जी। हमारे कुलपति जो संरक्षक हैं इस समारोह के, उनके अचानक किसी कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण मुझे ये मौका मिला है और डॉक्टर गुड्डी विस्ट ने कल ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि करके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है। तो मैं तो बेसिकली वैज्ञानिक हूँ, हिंदी के बारे में ज़्यादा आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगा। नहीं सर। लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय, जहाँ तक हम भी ये ऑफिशियल कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से और ये इस प्रयास में रहा है कि राजभाषा को ऑफिशियल क्रियाकलापों में बढ़ावा दिया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। और साथ में राजभाषा प्रकोष्ठ जिसकी इस समय समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर गुड्डी विस्ट, उनके अध्यक्षता में पहले भी जो रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं और बार बार उनके सर्कुलर आते रहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको बढ़ाया जाए। तो इसके प्रयास गढ़वाल विश्वविद्यालय रेगुलरली कर रहा है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्वान और हिंदी के प्रगढ़ वैज्ञानिक लोग जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। मुख्यतः थोड़े से नाम मुझे याद हैं, जैसे डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक, वो नॉर्वे से इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पूरण चंद्र टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी, मेरे ख्याल से आप भी जुड़े हुए हैं इससे। और डॉक्टर सुशील कुमार कोटनाला एंड हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं और अन्य हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए विद्वान लोग काफी हैं, जो अभी मैं फिगर देख रहा हूँ करीब 40 के करीब हैं जो इस संगोष्ठी से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी का गढ़वाल विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने जो समय दिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, क्योंकि आज के दिवस में कार्यक्रम बहुत जगह हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं हमारे, आप लोगों ने समय निकाला और इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में 1949 से ये रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि उस दिन जो है हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान मिली थी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाएगा और उसी दिन से 14 सितंबर 1949 से इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा कि हमारी भाषा को, हिंदी को, जो कि हमारी मातृभाषा मानी गई है, उसको जो है बढ़ावा मिले, देश में और विदेश में सभी जगह बढ़ावा मिले। और उसके लिए इन कार्यक्रमों की बड़ी विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि इससे आगे प्लानिंग किस तरह की जाए, लोगों को किस तरह इसकी तरफ
इंटरेस्ट उनका जागरूक किया जाए। कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं प्रदेश प्रदेश में, और हिंदी निबंधन के रूप में अन्य अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट भाषा के प्रति बढ़े, हिंदी भाषा के प्रति बढ़े। मैं फिगर्स देख रहा था तो सेंसस जो 2001 में हुआ था, उसमें हमारे देश में, भारत में जो करीब 42 करोड़ लोग जो हिंदी में अपनी वार्तालाप और उनका जो वो था, हिंदी बोल पाते थे, लिख पाते थे। और आज की डेट में करीब, आज की नहीं, 2011 में 10 साल बाद ये करीब 52 करोड़ लोग हो गए। तो 10 करोड़ का इजाफा उसमें होगी। और इसी तरह प्रेजेंट में मेरे ख्याल से इतनी ही और फिगर बढ़ गई होंगी, तो लगभग 62 या 65 करोड़ के करीब लोग इस समय हिंदी भाषा में उनका क्रियाकलाप, वार्तालाप वगैरह ये सब चलता है। तो हम देख रहे हैं कि ये फिगर्स भी रेगुलरली बढ़ रही हैं, और इस तरह के कार्यक्रमों का इनमें बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि पॉलिसीज किस तरह बढ़ावा दिया जाए भाषा को, और लोगों का इंटरेस्ट कैसे जागरूक किया जाए, इन कार्यक्रमों का उसमें बड़ा योगदान रहा है। पुराने जो हिंदी के हमारे विद्वान लोग रहे हैं, राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास गोविंद, इन लोगों ने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने की पैरवी की थी, और भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन लगातार प्रत्येक वर्ष किया जाता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने भरूच में गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति के लिए संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि महात्मा जब गांधी जी का ये विचार था, और जो धीरे धीरे हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद इस चीज को अपनाया, और इसको राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को हमने अपनाया। मैं इस कार्यक्रम में तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है किस तरह ये कार्यक्रम चले और आगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक नहीं, विद्वान, हिंदी के विद्वान लोग जो जुड़े हुए हैं, इस हिंदी दिवस के विभिन्न कार्यक्रम जो भी यहाँ पे संगोष्ठी में डिस्कशन किए जाएंगे, उनके बारे में आपके जो भी विचार होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विचार होंगे, और वो कहीं ना कहीं आगे की प्लानिंग और पॉलिसीज में सरकार को सहयोग देंगे। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी विद्वान लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको ये स्वागत, और हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत म्यूट है मैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमें संरक्षण दिया, और मैडम का संरक्षण तो हमारे साथ हमेशा है ही, रहता ही है। उन्होंने फ़ोन पे मुझे आशीर्वाद दे दिया था, और आपने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदी आगे बढ़ रही है। उसके आंकड़े उसके दिखा रहे हैं कि वो ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही है विश्व में, भारत में जो भी है। तो ये हमारे लिए एक सुखद पक्ष है। और आपने हिंदी के अनुच्छेद का भी जिक्र किया,
और एक वैज्ञानिक होते हुए आपने गांधी जी के विचारों को यहाँ पर रखा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, संयुक्त सचिव राजभाषा को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी इस आभासी मंच पर। डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, राजभाषा के संयुक्त सचिव आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी आज हमारे आभासी मंच पर हमारे साथ हैं। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ की ओर से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक पद सुशोभित किए हैं। उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों में आपका समृद्ध कार्य अनुभव है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसे विशिष्ट संस्थानों में आप शामिल हैं। मुझे आशा है कि आप राजभाषा के संयुक्त सचिव होने के नाते राजभाषा के व्यावहारिक संवर्धन के लिए किए गए कार्यों से हमें लाभान्वित करेंगे और मेरे छात्र छात्राएं इसे मनन करेंगे। मैं बड़े हर्ष एवं आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ कर हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर त्रिपाठी। धन्यवाद मैडम। परमादरणीय कुलपति महोदया, जो आज किसी कारणवश शायद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी, प्रोफेसर मोहन चंद नौटियाल जी, डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी जी कुल सचिव, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शुक्ला जी, मैडम गुड्डी बिस्ट, आप सभी को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मंच दिया, इस पर मैं अपनी बात को रख सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं देवभूमि के गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं कि देवभूमि से जुड़ने का हिंदी के पर्व पर मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी भूमि जिसको जाने के लिए हमेशा सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं, उस देवभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 14 सितंबर पूरे भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 को 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ था। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए ये हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जहां तक हिंदी दिवस की बात है, तो मैं तो कहता हूं हिंदी राजभाषा ही नहीं बल्कि भारत की एक पहचान है, जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत जोर शोर से प्रचार और प्रसारित किया था। संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन भी हिंदी में था। कभी कभी सोच के थोड़ा सा मन असंतुष्ट होता है, दुख होता है कि भारत जैसे देश में हमें हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये मेरे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को हिंदी में बात करना, हिंदी में मिलना, हिंदी में अपनी वार्तालाप करना, उसमें ज्यादा अपनापन महसूस होता है। और चूंकि हमारी ये भाषा है और हम उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। खास तौर से विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, इस भाषा को ज्यादा से ज्यादा बोलचाल में लाएं और इसका अधिक से अधिक
प्रयोग किया जाए। इस बारे में एक मैं कविता पढ़ना चाहूंगा जो कैदी कविराय जी की है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पढ़ी थी, जिसमें था कि बनने चली विश्व भाषा जो, बनने चली विश्व भाषा जो, अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेज जी है, लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, हिंदी दावंते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में, अवधी या मद्रासी। कह कैदी कविराय, कह कैदी कविराय, विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। होता क्या है कि हम लोग खुद ही अंग्रेजी को इतना महत्व देते हैं, लगता है कि शायद अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसा कि मैडम गुड्डी बिस्टी ने कहा था कि अभी नई शिक्षा नीति में प्रांतीय भाषाएं, हिंदी, इन सब के महत्व के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत जोर दिया गया है। और एक समिति थी भाषाओं के ऊपर, जिसमें आपके कुल सचिव डॉक्टर खंडूरी जी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उनको ज्यादा मुझसे पता होगा कि इसमें काफी कुछ नई शिक्षा नीति में इस तरीके का प्रावधान है। आगे कविराय जी कहते हैं, गूंजी हिंदी विश्व में, गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र मंच, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, वाजपेयी जी ने किया था। हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देश स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कैदी कविराय, मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो हमारे पुराने जो है, जो पूर्वज हैं क्या थे, उन्होंने हिंदी को विश्व के मंच से उठाया और हिंदी में ही भाषण दिया। तो हमें भी कहीं शर्म नहीं आनी चाहिए हिंदी में बोलना या हिंदी में भाषण देना या हिंदी पर फाइलों में अपनी टिप्पणियां लिखना। तो हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, खासतौर से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से भविष्य की नींव रखी जाती है। अगर हमारे छात्र छात्राएं, गुरुजन, अधिकारी, कर्मचारी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तब हिंदी को बढ़ावा देने में हमें आसानी होगी। और मैं तो आशा करता हूं कि भविष्य में कुछ समय पश्चात ऐसा हो कि हमें हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता ही ना हो। हिंदी का प्रचार प्रसार इस हद तक बढ़ जाए कि हम अपने रूटीन में, सारे कार्यकलापों में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी का ज्यादा से ज्यादा बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें, जिससे कि हिंदी को बढ़ावा भी मिले और साथ साथ में ये हमारी रोज की भाषा बन जाए। और हिंदी राजभाषा तो है ही, साथ साथ में कार्यकालीन कामकाज में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मुझे कि विद्यार्थी, गुरुजन, अधिकारी, कर्मचारीगण अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे। और खास तौर से आपके विश्वविद्यालय में जो हिंदी भाषी है और जो देवभूमि में है, तो वहां से अगर इसकी अच्छी शुरुआत होगी तो इसका आशीर्वाद सब लोगों को प्राप्त होगा और हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं मुझे सुनने के लिए, और खास तौर से मैडम गुड्डी बिस्टी का, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर मेरा समय जो है बदल दिया, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हिंदी का प्रोग्राम होना है, कार्यक्रम, जो उसका थोड़ा सा समय चेंज हुआ है। इस वजह से मैंने आपसे अनुरोध किया था और आपने उसे स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाल विश्वविद्यालय का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हार्दिक आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका। आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद इसलिए दूंगी कि आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आपने हमारे विश्वविद्यालय को समय दिया, इसका मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और देवभूमि की जब आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। हम देवभूमि में रहते हैं और इस देवभूमि की क्या अपनी महत्ता है, यह तो पूरे विश्व की एक ऐसा खंड है
जिसका आपने जिक्र किया है, आपने मन खुश कर दिया। और हिंदी बोली जाए छात्रों द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, और आपने एक सुंदर कविता पाठ भी किया। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह आगामी हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहें। और विशेषतर धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर खंडूरी जी का, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इससे पहले कि त्रिपाठी जी हमारी मीटिंग को छोड़ें, मैं सभी सदस्यों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे क्रेडिट देने के बजाय डॉक्टर त्रिपाठी जी को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और हम ये चाहते हैं कि हर साल आपको एक न एक पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिलता रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं सर जी, बहुत बहुत बधाई सर। इसी क्रम में मैं अब इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और डॉक्टर सुशील कोटनाला जी, जो हमारे उत्तराखंड भाषा संस्थान के आदरणीय सदस्य हैं, और हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुशील कोटनाला जी का, जो कि एक प्रखर वक्ता, उद्भट विद्वान के साथ साथ एक बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका जो माइक है सर कोटनाला जी, जी हाँ, मैं आपका वर्षा हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है। हाँ, मैं परिचय दे ऐसे स्थान पर बैठा हूँ। हाँ जी, मैं सदस्य आप उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून, प्रदेश प्रमुख ठाकुर राम सिंह स्मृति शोध संस्थान उत्तराखंड, केरल हिंदी साहित्य अकादमी 2016 का आप पुरस्कार प्राप्त हैं। केरलीय भाषा साहित्य और संस्कृति पुस्तक का मलयालम भाषा में अनुवाद आपकी है। आगरा विश्वविद्यालय से शोध छात्र दिनेश तोमर द्वारा आपकी काव्यकृति भाव प्रवाह पर एमफिल की उपाधि प्राप्त है। देश के अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बीज वक्ता, आमंत्रित वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में आप व्याख्यान में शामिल हुए हैं। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में शोध पत्र वाचन में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन में हिंदी में शोध पत्र वाचन आपने किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवासी साहित्य पर शोध पत्र वाचन आपका है। अनेक लेखकों के पुस्तकों की भूमिका का लेखन कार्य आपने संपन्न किया है। 10 के लगभग आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, 6 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, और आकाशवाणी दूरदर्शन के अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों में आपका प्रसारण है। ओजस्वी वाणी के वक्ता और उत्तराखंड के गौरव, मैं आपका अभिनंदन करती हूं और मैं आपको इस मंच पे आशीर्वाद स्वरूप हिंदी दिवस में बोलने के लिए आपसे अनुरोध करती हूं। डॉक्टर कोटनाला। धन्यवाद बहन जी। आज हिंदी दिवस है। मुझे दुख होता है कि हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। भारत में इन दिवसों के मनाने की परंपरा नहीं है। सबसे पहले मैं जो विद्वान हैं, जो विदुषी हमारी बहन गुड्डी बिष्ट हैं, जिन्होंने मुझे मंच प्रदान किया है, और जो विद्वान मंच पर उपस्थित हैं, उनसे ऊर्जा लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनको संबोधित करते हुए और उनसे शक्तिपात की कामना करते हुए मैं विषय को प्रारंभ करूंगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आज जो कुलपति महोदया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे विद्वान वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन चंद्र नौटियाल जी, जो आचार्य एवं प्रभारी हैं उच्च शिखरिया पादप कारिकी शोध केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के, और जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कुल सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय
हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं, आचार्य हैं, आदरणीय श्री पूरनचंद टंडन जी। नॉर्वे में, क्योंकि मैं उनके साथ आगरा विश्वविद्यालय के भी एक कार्यक्रम में रहा, मॉरिशस में भी रहा, और विदेश की धरती पर अनेक जो देश हैं उनमें मेरी भेंट होती रही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के भी एक कार्यक्रम में मेरी भेंट हुई है। ऐसे अपने श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी जो नॉर्वे से हैं और भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे के वे अध्यक्ष हैं। अपने मध्य में डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव हैं, और हम सब की जो समन्वयिका हैं, जो समन्वय का काम कर रही हैं, अपनी डॉक्टर गुड्डी बिष्ट जी जो कि मेरी एक प्रकार से प्रेरिका भी हैं, मार्गदर्शिका भी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे विषयों पर उनसे चर्चा परिचर्चा करता हूँ, विमर्श करता हूँ, और सदैव मुझे एक सकारात्मक जो है मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता है। तो आप सबसे ऊर्जा लेते हुए मैं आज जो हिंदी दिवस पर, और स्वतंत्र रूप से बोलना है, कोई बंधा हुआ विषय नहीं है, तो मेरी पीड़ा यह है कि जो ये हिंदी दिवस है इसको मनाने की परंपरा भारत में नहीं है, और यदि ये मनाया जा रहा, वो भी श्राद्ध पक्ष जब आते हैं, अपने यहाँ नवरात्र से पहले जो अश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं उससे पूर्व जो 15-16 दिन के, माने यदि हम पूर्णिमा को भी गिने और पितृ विसर्जन जो अमावस्या है उस तक, तो लगभग 16 जो श्राद्ध हैं, इन्हीं में ये जो है सितंबर के महीने में हिंदी मास कहें, हिंदी जो है पखवाड़ा कहें, इस तरह का ये मनाया जाता है। तो हम एक प्रकार से हिंदी का तर्पण करते हैं या हिंदी का जो है श्राद्ध करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि इतनी मतलब ये पाखंड हम कर रहे हैं कि जैसे कोई जो छोटी छोटी बच्चियां हैं तो उनकी इच्छा भारतीय समाज में अभी है नहीं कि ये बालिकाएं जन्म लें, लेकिन कन्या पूजन का है, उधर भ्रूण हत्या भी हो रही है। तो ये जो दोहरे हमारे मानदंड हो गए हैं कि बच्चे कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। मैंने ये दृढ़ता से कहा है, मैं आज जो बोल रहा हूँ बहुत स्वतंत्र रूप से, मेरे बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। हम दोनों पति पत्नी सेवा में है। मेरी माता जी ने कहा तुम्हें अच्छी वेतन मिलती है, आप जो देहरादून के किसी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं, मैं जो बोलूं वो दिखूं, ऐसा ना हो कि मैं बोलूं कुछ और दिखूं कुछ। इसलिए मेरे दोनों बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। और मैंने कहा कि इनमें भारतीय संस्कार भी आनी चाहिए और भारतीय भाषा भी इनकी होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, जो हम हिंदी दिवस आज मना रहे हैं, जैसे अटल जी की अभी एक कविता हमारे एक विद्वान वक्ता ने किया था कि बनने चली जो विश्व भाषा, अपने घर में है दासी, लख कर सिंहासन पर अंग्रेजी को दुनिया हंसी। तो दुनिया क्यों हंस रही है? सारे शोध कार्य जो उच्च शोध कार्य हैं, जिन विषयों में भी, चाहे आप वाणिज्य के क्षेत्र में देखें, चाहे विधि के क्षेत्र में देखें, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में देखें, चाहे कला के क्षेत्र में देखें, सभी क्षेत्रों में जो शोध कार्य हो रहे हैं उनके अपनी भाषा में हो रहे हैं। जर्मनी में जर्मन में हो रहे हैं, रूस में रशियन में हो रहे हैं, चीन में मंदारिन में हो रहे हैं। लेकिन भारत में दुर्भाग्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा तो आंग्ल भाषा में आएगा, और आंग्ल भाषा का निर्णय और हिंदी में जो उसका अनुवाद होगा, तो अनुवाद और आंग्ल भाषा में आया हुआ जो मूल निर्णय है उसमें यदि कोई विवाद हो गया तो मान्य अंग्रेजी में आया हुआ निर्णय ही होगा। ये नियम है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां अभी हमारे न्यायालय भी अपने जो निर्णय है, भारत की जो कोटि कोटि कंठों की भाषा है हिंदी, और पता नहीं कितनी बोलियों को आत्मसात करके, अवधी से लेकर छत्तीसगढ़ी से लेकर के, उधर जो है मारवाड़ी से लेकर के, गढ़वाली कुमाऊनी से लेकर यहाँ तक कि नेपाली को भी मैं मानता हूँ, उर्दू को भी मानता हूँ। हिंदी की ये प्रमुख बोलियां हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा हो सकती है। लेकिन ये सारी जो कौरवी है, जो हमारी बघेली है, मैथिली है, दुर्भाग्य से मैथिली तो अब अपने को स्वतंत्र मानती है, 8वीं अनुसूची में आ गई है।
एक होड़ लगी हुई है कि सब भाषाएं हिंदी से छिटक छिटक करके अपने को स्वतंत्र कराती चले और 8वीं अनुसूची में आकर स्वतंत्र भाषा के रूप में उनका स्वतंत्र साहित्य हो, उनका अपना अलग सब कुछ हो, जबकि वो हिंदी की प्रमुख बोलियों के रूप में अपना विकास कर सकती है। ये भी एक अलगाववाद होता है, ये भी एक क्षेत्रवाद होता है। हमें आंचलिकता की जो है मानसिकता चाहिए, न कि क्षेत्रीयता की। क्षेत्रीयता जो है भारत के हित में नहीं है, आंचलिकता गलत नहीं है। तो इसलिए समस्या क्या आ रही है कि जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदी की, वो हिंदी का विरोध हम हिंदी भाषी ही कर रहे हैं, अंग्रेजी वाले नहीं कर रहे। इसलिए रखकर सिंहासन पर अंग्रेजी को दुनिया हासिल, इसलिए क्योंकि न्यायालयों के निर्णय हमारे जो कोटि कोटि कंठ से हिंदी बोलने वाली जो जनता है उसके ऊपर जो है न्यायालय का निर्णय जो है विदेशी भाषा में थोपा जाता है। दूसरा क्या है कि जो शोध कार्य था वो तो बहुत अच्छा है कि जो फादर कामिल वो थे बुल्के, उन्होंने जो है अपना शोध जो है शोध ग्रंथ जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया वो हिंदी में किया, देवनागरी लिपि में किया। नहीं तो पहले अंग्रेजी में ही हिंदी का भी शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना पड़ता था। ये भी दुर्भाग्य देखी कि हिंदी में शोध कार्य होता था और हिंदी का जो शोध ग्रंथ होता था वो आंग्ल भाषा में हम प्रकाशित करते थे, आंग्ल भाषा में उसको जो है लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, और तब हमको जो है वो शोध उपाधि मिलती थी, तब PhD मिलेगी। तो ये जब इस तरह का हम पाखंड करेंगे, होना क्या चाहिए? इतना बड़ा देश है भारत, 6,35,000 से अधिक गांवों का भारत है, और ये 6,35,000 से अधिक जो गांवों का भारत है, जिसमें लगभग आज 1,40 करोड़ के लगभग जनता निवास करती है। तो 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्र भाषा बननी चाहिए क्योंकि ये जनमानस की भाषा है। ये 1918 में उन्होंने कहा था। गांधी जी गुजरात में थे। हिंदी का जितना भला हिंदी से जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो जितना उपकार उन्होंने किया उतना हिंदी भाषी राज्यों में हम दोहरी जो है जीवन शैली अपना रहे हैं। हमारी हमें भारतीयता भी चाहिए, अपनी भाषा भी चाहिए। अभी मातृभाषा की बात हमारी बहन जी कर रही थी। हम गढ़वाल जीवन हो भी शर्म लगे, हमसे नहीं लगता कि हमारो जो जीवन स्तर है कोई छोटो ना समझो, ऐसा नहीं कि गढ़वाली में बोल लेगी, जबकि गढ़वाली में इतनी सशक्त अभिव्यक्ति है कि कई ऐसे शब्द हैं जिनका अन्य भाषाओं जैसे किंक्वाली एक शब्द है जो कच्ची अरबी खा करके लगता है। किंक्वाली का विश्व के किसी शब्दकोश में उसके समानांतर उसके जैसा शब्द अन्य विश्वकोश उसमें नहीं होगा जो हमारे शब्दकोश है भाषाओं के। तो हम क्या है कि एक हीन भावना से ग्रस्त हो गए। इसलिए मेरा आज इस हिंदी दिवस पर एक निवेदन है कि ये श्राद्ध पक्ष के समय लगभग हम मनाते हैं। हमारी बहन जी ने जो राजभाषा अपने विभाग की ओर से, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का राजभाषा विभाग है, उसकी ओर से जो ये गोष्ठी जो है अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी जो आयोजित की है, इससे एक संदेश जाना चाहिए कि हम अपनी भाषा से प्रेम करें। केवल हम ये नहीं हो कि जी नई शिक्षा नीति में आ गई मातृभाषा के माध्यम से। अब जेम्स वाट था कोई ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि जो अंग्रेजी जानेगा वही चैडविक रदरफोर्ड जे थॉमसन या न्यूटन की तरह जो है वो आविष्कार करेगा, ऐसा नहीं। वो लोग भी, उनकी भी वो अंग्रेजी भाषा नहीं थी, अनेक की। कुछ वैज्ञानिकों को छोड़ दो तो अनेक वैज्ञानिक अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं थी। आज भी अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा नहीं है। विश्व भाषा वो बनी किस कारण बनी ये सब जानते हैं, लेकिन आज भी जो है केवल इंग्लैंड और अमेरिका, कुछ हद तक कनाडा, इसको छोड़ दीजिए। कनाडा भी मैं कुछ हद तक कह रहा हूँ, अमेरिका भी पूरा नहीं है, वहाँ स्पेनिश का भी और फ्रेंच का भी प्रभाव है अमेरिका में। लेकिन केवल ब्रिटेन को छोड़ दीजिए तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो 50 प्रांत हैं उनमें भी पूरी अंग्रेजी नहीं है, और कनाडा में भी पूरी अंग्रेजी नहीं है। वहाँ पंजाबी समुदाय भी बड़ी संख्या में, अन्य समुदाय भी हैं, वो अपनी भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि भारत में हिंदी के लिए हम ही उर्वरा भूमि बना सकते हैं, हम ही उसे स्वयं बंजर कर रहे हैं, और विशेष रूप से हिंदी भाषी। और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कॉन्वेंट में पढ़ना, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह की अंग्रेजी में जो है विश्व को संबोधित किया था, अंग्रेजी बोलने वाले भी अचंभित थे, क्योंकि उनकी अंग्रेजी में इस प्रकार का ओज था
इस प्रकार का प्रवाह था कि सुनने वाले जो विश्व नागरिक वहां पर थे, विश्व के विभिन्न देशों के जो वहां पर गए हुए प्रतिनिधि थे, उनको भी आश्चर्य हुआ कि कोई भारतीय इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। भाषा हम प्रत्येक भाषा का अध्ययन करें, हम जर्मन का करें, हम फ्रेंच का करें, हम अरेबियन का करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन हिंदी जो है यह हमारे शोध संस्थानों में दिखनी चाहिए। विज्ञान में अध्ययन करने वाले हमारे जो छात्र हैं वो हिंदी में क्यों नहीं कर सकते विज्ञान का अध्ययन? अभी तो उत्तराखंड सरकार ने एक नियम निकाला, अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाइए, इसमें सारा पाठ्यक्रम अंग्रेजी का कर दीजिए। यदि ये सारी जो है जितने भी हम हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनका सारा पाठ्यक्रम यदि अंग्रेजी में ही हो जाएगा तो बच्चे बचपन से ही जब अंग्रेजी में ही अध्ययन करेंगे तो फिर हिंदी के लिए वातावरण कौन बनाएगा? क्योंकि हिंदी के लिए जो वातावरण बनाएगा वो हिंदी माध्यम का छात्र ही नहीं, बल्कि जो हिंदी में सपने देखता है, हिंदी में जो हंसता है, हिंदी में जो हिसाब करता है, हिंदी में जो गिनती जानता है। आज तो हिंदी की गिनती भी बहुत नहीं जानते, 1 2 3 4 हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम अंग्रेजी जाने, अच्छी अंग्रेजी जाने, लेकिन हम ये पाखंड न करें कि हम हिंदी को बोलने में अब कई जगह जो है हीन भावना आ रही और गढ़वाली को बोलने में हीन भावना आ रही है। सरकार जब प्रयास करने लगती है, जब लगता है कि किसी का लीवर माने यकृत खराब हो गया है और उसका उपचार तो समझो कि कुछ ना कुछ समस्या है, तभी ये बात हो रही है कि जी यकृत कैसे बचेगा, कहीं लीवर सिरोसिस बीमारी ना हो जाए कि लीवर ही डैमेज हो जाए। तो अगर ये सब प्रयास चल रहे हैं मातृभाषा, इसका मतलब बहुत सारी मातृभाषाएं मतलब मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, कई ऐसी भाषाएं लुप्त भी हो रही हैं। तो कैसे बचेगा? बहुत सारे ज्ञान जो संचित जो ज्ञान है और एक अलग प्रकार का जो अनुभव है, मैं आपको उदाहरण देता हूं मंच के माध्यम से, जो हमारे छात्र भी इसमें जुड़े हुए हैं, कि जब हम कोई अनुवाद करके बताते हैं किसी को तो वो जो भाव होता है, एक जो पूरा एक जो उस समुदाय विशेष का की जो परंपराएं हैं, जो उनके अपने जो जीवन शैली है, जो उनकी संस्कृति है, उसकी अभिव्यक्ति दूसरी भाषा में हो ही नहीं सकती। अब आप जो है जी सर प्रणाम, तर्पण करवाते हैं, आप अभी नवरात्र में जो है दुर्गा पूजन करवाएंगे, आप करवाइए जरा अंग्रेजी अनुवाद में, अंग्रेजी में करवाइए दुर्गा पूजन, आप गढ़वाली में करवाइए, नहीं हो सकता, संस्कृत में ही वो होता है। और उस प्रकार का जो वातावरण निर्मित होता है उस भाषा में, संस्कृत भाषा में जब एक साथ जो है सस्वर वेद ऋचाओं का जो पाठ होता है, तो आप उसको अंग्रेजी अनुवाद करके कर ही नहीं सकते। ये मैं चुनौती देता हूँ जितने भी विद्वान से विद्वान भी हों, उद्भट विद्वान भी हों, वो बताएं, सिद्ध करें कि कैसे हो सकता है अनुवाद के माध्यम से उस प्रकार के बात। ये तो मैंने एक भाषा का उदाहरण दिया। प्रत्येक भाषा चाहे वो बोली ही क्यों ना हो, गढ़वाली ही क्यों ना हो, तो गढ़वाली में जो अपनी भीतर की जित है कि मौलिकता च गढ़वाली में हम जो बोल सकता जी काकड़ी की, जी मुंगरी की, सिलोटा पीछा मसाला की, हाणू की, और जो हमारू झिंचानी थी या जो हमारी मतलब हुई, तो बहुत सारी हमारी जो अभिव्यक्ति, सशक्त अभिव्यक्ति थी, गढ़वाली में हुई सकती, गढ़वाली आंचलिकता की। आप भरतनाट्यम बोलो तो भरतनाट्यम माना तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है उसकी अपनी विशेषता है, और जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का उसकी अपनी विशेषता है, जो कथकली केरल का उसकी अपनी विशेषता है, जो गिद्दा जो भांगड़ा पंजाब का उसकी अपनी विशेषता है। अब इनको अगर हम सोचें कि वो उसके जैसा हो जाए, उस भाषा में गिद्दा हो जाए, उस भाषा में डांडी हो जाए, उस भाषा में डांडी हो जाए, उस भाषा में जो है कथकली कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है जो ये चाहते हैं कि सारा संसार केवल जीन्स और टी शर्ट में दिखाई दे और इंग्लिश बोलता हुआ दिखाई दे और सारी जो विविधताएं हैं वो समाप्त हो जाएं। ये ऐसा ही है जैसे आपका एक बड़ा समृद्ध उपवन है जिसमें कई प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, कई प्रकार के वृक्ष हैं, कई प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन सबको नष्ट करके केवल एक वनस्पति हो जाए, वो जो गाजर घास है, केवल गाजरी घास सब जगह दिखाई दे। तो सारी भाषाओं में जो संचित ज्ञान है, जो संचित अनुभूतियां हैं, जो सारी भाषाओं में निहित जो विविधता है, जो उसमें रोचकता है, जो सरसता है, जो सारी भाषाओं में जो एक उनकी अपनी जो सुंदरता है, उसको हम क्यों नष्ट करें? क्यों सबको जींस टी शर्ट पहना दें सारे विश्व के 7 अरब आदमियों को?
और इसलिए जो है भारत को हिंदी में ये सामर्थ्य है। हिंदी ने अवधी से लेकर और ब्रज से लेकर के और जो ये राजस्थानी उपभाषा से निकली हुई है पहाड़ी भाषाएं, उधर पश्चिम में जो है हिमाचली है और हिमाचली में भी अलग अलग वो भाषाएं हैं, उसमें कांगड़ी अलग है, शिमला की अलग है, उधर चमियाली अलग है चंबा की तरफ की। तो ऐसे उन सब की अपनी अपनी जो विशेषताएं पहाड़ी भाषाओं की सुरक्षित हैं। तो राजस्थानी भाषा से वो पहाड़ी भाषाएं विकसित हुई। इधर मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, उधर पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आ गई। तो ये जो सारी भाषाएं हैं, हिंदी में ये सामर्थ्य है कि वो सारी भारतीय भाषाओं को, विशेष रूप से जो भारूपीय परिवार कह रहे हैं, ये भारूपीय परिवार में भी बड़ी समस्या आएगी आने वाले समय में, क्योंकि इसको लेकर के द्रविड़ों को ये लगता है कि हम अलग हैं। और ये अंग्रेजों ने इतनी कूटनीति की कि वो द्रविड़ और आर्य का जो सिद्धांत दिया वो भी वैज्ञानिक नहीं है, इस पर भी अभी शोध शेष है। उन्होंने जो ये कह दिया कि तमिल भाषा ये द्रविड़ों की भाषा है, तमिल कहती है, तमिल के जो तमिलवासी हैं वो कहते हैं संस्कृत से भी प्राचीन है तमिल, और उधर जो कन्नड़ है या तेलुगु है या मलयालम है, लेकिन संस्कृत का जो प्रभाव है वो सारी दक्षिण की भारतीय भाषाओं पर, उसको हम जो है नकार नहीं सकते। आप ले लीजिए, भाषणल्ली वेरईन भाव मोक्कटे राज्यालु वेरईन राष्ट्र मोक्कटे, ये तेलुगु में ही प्रभाव है। वो जो है सुब्रमण्यम भारती जी ने तमिल में कविता लिखी, और वो जो तमिल में जो उनकी कविता है उरी परैक कोंडु नाई वा 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 सिरमा कोंडु वंडु नाई वा वा वा, ये जो तमिल में वाह वाह है, ये आ हवा में से ही वाह हुआ। ये जो बुलाने का है कि भारत माता संकट में आओ आओ, तो वाह वाह वाह। तो बहुत कुछ जब आप देखेंगे, और इधर जो भारत की भाषाएं हैं उन पर जो संस्कृत का प्रभाव है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। संस्कृत की भी एक प्रकार से संस्कृत का तिरस्कार हो गया, हमने कह दिया ये मृत भाषा। कैसे मृत भाषा? सारी आपकी जितनी नदियां हैं, सारी आपकी जो बह रही है, ये हिमालय के जो हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, ये पिघल रहे तो बह रही हैं। अब ग्लेशियर थोड़ी बह रहा, ग्लेशियर पिघल करके बह रहा। तो संस्कृत की जो जितनी भाषाएं हैं वो सारी प्रवाहित हो रही हैं। वो संस्कृत हिमनद की तरह, ग्लेशियर की तरह काम कर रहा। सारे आपके नाट्य शास्त्र से लेकर के सारे आपकी जितनी विधाएं हैं हिंदी की, उन सब हिंदी की कह रहा हूं मैं, जितनी विधाएं होती हैं, चाहे वो निबंध है, चाहे आपका, तो ये सब जो है, मैं बहुत अधिक न बोल करके, क्योंकि समय का अभाव है और मेरे मन में क्योंकि क्रोध भी था, इसको लेकर के जो हम दोहरा जो हमारा एक जीवन शैली हो गई, वो मेरी भी है। मैंने भी कोई भारतीय वेश नहीं पहने हैं और मैं पक्षधर हूं, क्योंकि विश्व को इसकी आवश्यकता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी पीड़ा, मेरी वेदना आप सब विद्वान, जो उद्भट विद्वान हैं, जिनमें संवेदना भी है, वो सब समझेंगे। और मेरे इन स्वरों को जो है निश्चित रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो हमारे ये विद्यार्थी हैं, ये अपने आगे जब ये शोध कार्य करेंगे तो इस पीड़ा की अभिव्यक्ति वहां भी होगी। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन हिंदी रहे और भारत की जो ये राष्ट्र भाषा है, ये विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावी भाषा बने। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोटनाला जी, आपका हार्दिक आभार। आपने विश्वव्यापी विश्व के मंच तक हिंदी को पहुंचाया और पूरे परिदृश्य पे आपने बोला है। आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसी क्रम में हिंदी दिवस समारोह के इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम हिंदी जगत में शुमार है। साहित्य में अनुवाद के लिए आपका कार्य वरदान स्वरूप है। मैं बहुत आदर एवं सम्मान के साथ प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का इस आभासी मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय में हमें ये समय दिया, मैं आपका सर बहुत बहुत आभार, मैं आपकी आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, इसके लिए मैं आपकी हृदय से हमेशा आभारी रहूँगी।
प्रोफेसर टंडन जी का अनुभव एवं विशेषज्ञता इतनी बृहद है कि संपूर्ण का व्याख्यान कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, और वो एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं, और आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देगा। इसी आशा के साथ मैं प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी को बड़े आदर एवं सम्मान के साथ आग्रह करती हूँ कि आप आशीर्वचन स्वरूप हमें 2 शब्द कहें। प्रोफेसर पूरनचंद जी टंडन। जी नमस्कार आदरणीय डॉक्टर गुड्डी जी, मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें धन्यवाद। और मेरी कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूं और आपको मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए। हम जानते हैं कि जो आपका विश्वविद्यालय है, मैं वहां मुझे कई बार आने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। वो आदरणीय कुलपति महोदया और कुल सचिव खंडूरी जी, नौटियाल जी, त्रिपाठी जी, और अभी जो वक्तव्य चल रहा था आदरणीय सुशील जी, और हिंदी विभाग के और इस आपके प्रकोष्ठ के कर्मचारी और प्रिय विद्यार्थियों शोधार्थियों, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। और एक बात विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। हिंदी हमारे गौरव की बिंदी है, और जो हमारे गौरवशाली संदर्भ होते हैं उनका पुण्य स्मरण हमें करते रहना चाहिए। मैं आदरणीय सुशील से थोड़ी सी असहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात कह रहा हूँ।